हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो पहले बेसिक्स आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे हीट ऑफ रिएक्शन, जिसे हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के। हेस लॉ के बारे में जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जो थर्मोकेमिस्ट्री में बहुत फ्रिक्वेंटली अप्लाई होता है। एंड द किरचॉफ्स इक्वेशन। तो फिजिक्स में भी आपने किरचॉफ्स लॉ पढ़ा होगा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, करंट लॉ। तो एक्चुअली वैसा कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे किरचॉफ्स इक्वेशन थोड़ा डिफरेंट है। रिलेशन यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, क्या समझेंगे अभी हम लोग। सबसे पहले एंथैल्पी, या एंथैल्पी का ही दूसरा नाम है हीट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, हीट ऑफ रिएक्शन। अब जैसे कोई पर्टिकुलर रिएक्शन हो रहा है, सपोज ए टू बी। अब इसमें ए का कुछ तो सर्टेन एंथैल्पी होगा, कुछ तो इसके पास हीट कंटेंट होगा, उसी तरह से बी का भी कुछ हीट कंटेंट होगा। तो जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, इसे हम डेल्टा एच आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जो बेसिकली प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, एच बी माइनस एच है। ठीक है। और स्टैंडर्ड एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को डेल्टा एच नॉट आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन पे आपको डेटास दिया रहेगा एच पी और एच ए का। एक चीज़ और यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो कि नोटेशन, जैसे कि आप एनसीईआरटी में देखोगे ना, तो वो कुछ ऐसे लिखता है। ठीक है। तो इस तरह से, तो ऐसा घबराने वाली बात नहीं है, दोनों का आप मतलब आप एक ही जैसा निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस सिंपल नोटेशन है, आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो गया। अब आप ही सोचो कि अगर डेल्टा एच नॉट आर अगर ग्रेटर दैन ज़ीरो है, ठीक है, तो ग्रेटर दैन ज़ीरो का मतलब ये है कि प्रोसेस जो होगा वो एंडोथर्मिक होगा। और डेल्टा एच नॉट आर अगर लेस दैन ज़ीरो हो जाएगा तो प्रोसेस क्या हो जाएगा आपका, एक्सोथर्मिक हो जाएगा। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है समझते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेल्टा एच नॉट आर। ठीक है, रिएक्शन के एंथैल्पी का, जैसे मान लो कि केस वन, एक रिएक्शन है, ए टू बी जा रहा है। इसके लिए डेल्टा एच नॉट आर का वैल्यू सपोज माइनस एक्स किलो जूल पर मोल है। अब आपसे बी टू ए के लिए पूछ रहा है, तो आपने क्या किया, रिएक्शन को रिवर्स किया। तो जब आप रिएक्शन को रिवर्स करते हो तो इस रिएक्शन के लिए जो एंथैल्पी चेंज हो जाएगा वो मैग्नीट्यूड वही रहता है, सिर्फ साइन चेंज हो जाता है। तो ये आपका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स, मान लो ए टू बी है, डेल्टा एच नॉट आर इसके लिए माइनस एक्स किलो जूल पर मोल दिया हुआ है, और आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया सपोज एन से इस रिएक्शन को। तो इस पूरे रिएक्शन के लिए ये कितना हो जाएगा, माइनस एन एक्स हो जाएगा, माइनस एन एक्स किलो जूल आपका हो जाएगा। क्योंकि वो पर्टिकुलर आपको पता है एंथैल्पी चेंज जो होता है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। तो अगर आपने उसको मल्टीप्लाई किया नंबर से इक्वेशन को, तो आपको एंथैल्पी को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तीसरा, ए टू बी है, इसके लिए डेल्टा एच नॉट आर का वैल्यू सपोज माइनस एक्स किलो जूल पर मोल है। और सी टू डी है एक इक्वेशन, सी टू डी एक इक्वेशन है, इसके लिए भी डेल्टा एच नॉट आर का वैल्यू जो है माइनस वाई किलो जूल पर मोल आपको मेंशन है। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि बताओ इन दोनों रिएक्शन का सम ए प्लस सी फॉर्म्स बी प्लस डी, इसके लिए डेल्टा एच नॉट आर कितना हो जाएगा। तो जब आप दो रिएक्शंस को ऐड करते हो तो उनका एंथैल्पी भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी भी तो शो करता है। तो माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई किलो जूल पर मोल विल बी द नेट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर दिस केमिकल रिएक्शन। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए किसके, एंथैल्पी चेंज के। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, हेस लॉ। अब देखो हेस लॉ का क्या कहना है। तो सबसे पहला तो आप ऐसे समझ लो, अगर स्टेटमेंट पे अगर हम हेस लॉ पे जाते हैं, ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, फॉर अ केमिकल रिएक्शन, फॉर अ केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन that can be written, that can be written as the sum of two or more steps, मतलब इंटरमीडिएट के टर्म्स में अगर हम लिख रहे हैं तो टू और मोर स्टेप्स, the enthalpy change for overall equation is equal to the sum of enthalpy change of the individual steps.
अब ये जितना आपको लेंदी इसमें पढ़ने में लग रहा होगा उतना ही आसान है इसको समझना। देखो मैं इक्वेशन के थ्रू समझाता हूँ, आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा। सपोज मान लो एक रिएक्शन हमने लिखा H2 + O2 एंड इट फॉर्म्स H2O + ½ O2। अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन को आप मान लो कि √1 से लेकर गए हो, ठीक है, और यहाँ पे इंथाल्पी चेंज डेल्टा H0R जो है सपोज मान लो कि H1 आपको लगा, ठीक है। अब आप इसी रिएक्शन को कुछ इस तरीके से लेकर जा रहे हैं। पहले H2 + O2 से आपने H2O2 बनाया और फिर H2O2 से आप ये बनाए हो, तो ये आपका हो गया √2। ये क्या हो गया आपका √2 हो गया। तो √2 में मान लो यहाँ पे एनर्जी का चेंज H2 हुआ और यहाँ पे एनर्जी का चेंज H3 हुआ। तो ये कहते हैं कि जो एंथैल्पी चेंज रिएक्शन का √1 से होगा वो इक्वल होगा डेल्टा H0R फ्रॉम √2। इंडिविजुअल स्टेप के सम के इक्वल होगा। मीन्स H1 का जो वैल्यू होगा वो H2 + H3 के इक्वल होगा। ये है आपका हेस लॉ। और ये बेसिकली क्या है ना, तुम्हारा एक तरह से एनर्जी कंजर्वेशन पे ही बेस्ड है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन, दैट इज किरचॉफ्स इक्वेशन। तो देखो किरचॉफ्स इक्वेशन क्या रिलेट करता है, तो पहले ये समझ लेना। दिस इक्वेशन shows the variation of enthalpy and internal energy change with temperature, ठीक है। इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी चेंज जो है टेम्परेचर के साथ आपका वेरिएशन दिखाता है। जैसे लेट एट T1 and T2 डेल्टा H1 डेल्टा U1 and delta H2 delta U2 be the enthalpy change internal energy change respectively, ठीक है। तो ये आपने अज्यूम कर लिया। तो इक्वेशन क्या है, तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से है, डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 इज डेल्टा CPR, और डेल्टा U2 माइनस डेल्टा U1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 इक्वल्स टू डेल्टा CVR। अब आपको सिर्फ एक ही डाउट होगा, क्योंकि आपको तो ऑलमोस्ट पता चल गया सारा क्वांटिटी, लेफ्ट हैंड साइड में सारा क्वांटिटी क्लियर है। अब आपको सिर्फ डाउट क्या है, डेल्टा CPR कैसे निकालेंगे। डेल्टा CPR इज द सम ऑफ CP ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ CP ऑफ रिएक्टेंट, और सिमिलर वे में डेल्टा CVR भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम डेल्टा CVR का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया किरचॉफ्स इक्वेशन, जो रिलेट करता है एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी का वेरिएशन विद टेम्परेचर। तो इस लेक्चर के लिए इतने ही। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और भी टॉपिक थर्मोकेमिस्ट्री के होंगे, वो स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।